अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं हमारी एफएससी की एमडीकेट और मास्टर लेवल्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे ये सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे क्लासेस की तरफ और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ ला रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों की बदौलत है। ये जितना भी सब कुछ इर्द गिर्द जितना भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये सब आप लोगों की वजह से, जितना चैनल ग्रोथ कर रहा है, ये सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हैं। आपकी मोहब्बत की वजह के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। जितना आप लोगों की रिस्पांस आ रही है उतनी तवज्जो से हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चले जी, तो हमारी आज की जो लेक्चर है, हमारा आज का लेक्चर हम लोगों ने इंटी टेस्ट का एक सेशन शुरू किया था, बल्कि 3 सेशन हम लोगों ने शुरू किए थे। एक अभी फ्रेश शुरू किया है और 2 हमारे प्रीवियस हमारे चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सेशन में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई हुई है और एक बाकायदा एक बेहतरीन हमारे एमसीक्यूज़ चल रहे हैं क्लासेस में। उनके पास पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके बाद हम टेस्ट ले रहे हैं और साथ में बड़े बड़े टेस्ट मैं ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट का अच्छा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट मुतमईन हैं। तकरीबन हम लोगों ने पहले चैप्टर से 4 टेस्ट लिए, दूसरे चैप्टर से हम लोगों ने 3 टेस्ट लिए, तीसरे चैप्टर से हम लोगों ने 2 टेस्ट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्ट इसी तरह इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अगर आप लोगों के दोस्त वगैरह हों जो इंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो उनको ज़रूर बताइएगा कि दुनों साहब की फ़्रेश क्लास 12 बजे फ़र्स्ट ईयर शुरू हो गई है। फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एमडीकेट की क्लास, तो कहानी उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू। चले जी आगे चलते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर की है उनको कंबाइंड स्टडी करना है। याद रखिए जो टेस्ट हैं इसमें हम लोगों ने प्रीवियस एमडीकेट के पेपर के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ज़रूर इसको देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये लाजमी है। आप लोगों के स्टूडेंट जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, आप लोगों के दोस्त वगैरह, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो भी पाकिस्तान की किसी भी सिटी से उनका ताल्लुक़ हो, उनके लिए एमसीक्यूज़ लाजमी है। क्योंकि ये हमारे डिफरेंट एमडीकेट, पीएमसी, यूएचएस, बम्स वालों में और ईटा वालों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पर, अरे को मैं अलग अलग नाम नहीं दे सकता, मैंने इनको यहाँ पर नाम दिया हुआ एमडीकेट के नाम से, सही है। जो भी वो आ रहे हैं एमसीक्यूज़ आए हुए हैं प्रीवियस पेपर से, मैंने उनको एमडीकेट के नाम से, मेडिकल डेंटल कॉलेजेस इंट्री टेस्ट के नाम से मैंने उनको क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, सही। तो आते हैं ज़रा शुरू करते हैं। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर केमिस्ट और हमारी एमडीकेट और ईकाट की क्लासेस चल रही हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना। चले जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है ईटा 2020 में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर डिस्टिंग्विश बाय, कि अगर 2 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप से हो तो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क होता है। उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उन दोनों में फ़र्क कैसे ला सकते हैं। तो याद रखिए, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 अज़ीमुथुल मैग्नेटिक और स्पिन। तो याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका आंसर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास लिथियम है। क्या ये दोनों एक ग्रुप से हैं? हाँ, ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखो तो 3 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है 1s1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है लिथियम की 1s2 और 2s1, 1s2 और 2s1। आप चेक करें जो आखिरी शेल है वो कौन सा है। आखिरी शेल हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास
जो आ रही है यहाँ पर 1s है, यहाँ पर 2s है। अब यहाँ पर देखिए जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, दोनों एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एलिमेंट के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हो, इनको हम एक दूसरे से किस तरह अलग कर सकते हैं? मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये भी एस सबशेल में है, ये भी एस सबशेल में है, ये भी एस ऑर्बिटल में है, ये भी एस ऑर्बिटल में है। ठीक है, फ़र्क किस चीज़ में है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ शेल नंबर में। ये पहले शेल में है तो ये दूसरे शेल में है। और शेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बात करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखिए, अगर एक ही ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं, याद रखिए उनमें किस चीज़ का फ़र्क होता है? उनमें आप नीचे जाते हुए उनके आखिरी शेल के नंबर तब्दील होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें फ़र्क आता रहता है। सही है जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ मच, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल required to manufacture 8 moles of ammonia. The stoichiometric equation, the balance equation is given for this reaction. बैलेंस रिएक्शन ये दिया हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से, है ना। जो रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल वो होते हैं, मोल्स होते हैं, उनको हम लोगों ने सही करना होता है, एडजस्ट करना होता है। ये सवाल आया हुआ इसी साल, अभी जो इस्लामाबाद का टेस्ट रिपीट हुआ था उसमें ये सवाल आया हुआ था 2024 में MDK टेस्ट में। तो चले जी, वो कहते हैं इस सवाल में क्या करें ना, अमोनिया के 8 मोल बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन दरकार होगा। तो यहाँ पर इस सवाल में किस चीज़ की बात हो रही है? नाइट्रोजन की बात हो रही है। किसके साथ? अमोनिया के साथ। क्योंकि पहले आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि किन दो चीज़ों की बात हो रही है। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए और कोई फार्मूला नहीं है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम जस्ट सिंपल रेशो एंड प्रोपोर्शन मेथड अपनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बैलेंस रिएक्शन को देखूं, एक नाइट्रोजन जाके 2 अमोनिया बना सकती हैं। अब वो कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है? सवाल को देखें। सवाल कह रहा है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 8 मोल्स अमोनिया बनाना चाहूं तो मुझे कितने नाइट्रोजन दरकार होंगे? तो ये तो आसान है, कितने भैया? 4। सिंपल, कितने? 4। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 4। अगर आप लोग नहीं कर सकते, जो बच्चे नहीं कर सकते न्यू हैं, वो क्या लिखें? वो यहाँ पर x लिखें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, और आपके पास क्या हो जाएगी? क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। द आंसर इज व्हाट? 4। ओके हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 12वें को, ताकि पहले ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल हम कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट, मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं वो कहते हैं वो तमाम डायरेक्शनल एक्सेप्ट किसके? एस के हैं। याद रखिए एस जो है, एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि वो गोल है। उसका गोल मीन वो स्फेरिकल है, वो बॉल टाइप है, मतलब उसका कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, वो हर डायरेक्शन में बाउंड बना सकता है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल है। बाकी सारे डायरेक्शनल है, पी भी डायरेक्शनल है, डी भी डायरेक्शनल है और एफ भी डायरेक्शनल है। ये याद रखिए, सवाल आया हुआ है आप लोगों के MDK 2020 में। अगला, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन गैस H2 मालिक्यूल, कहते 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इज 1 मोल, 0.5 मोल या 2 मोल। तो इसका आंसर है हमारे पास, याद रखिए ये हाफ मोल के बराबर है। किसके बराबर है? हाफ मोल के। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोल निकालने का फार्मूला क्या है? मास गिवन है। मास कितना गिवन है? 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ रही है? 0.5 आंसर आ रही है। ओके है, यस। चलो जी, ये सवाल आप लोगों के MDK एंट्री टेस्ट में अभी आया हुआ था 2024
में अभी इस साल आया हुआ है, ठीक है। अगला, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज, नाइट्रोजन की परसेंटेज अमोनिया के अंदर कितनी है? 82%। कैसे? परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या था? परसेंटेज इज इक्वल टू कितने अमोनिया के अंदर कितने नाइट्रोजन है? 1, और कितना मास है नाइट्रोजन का? 14, डिवाइडेड बाई टोटल मास अमोनिया कितना है? 17, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो इसका आंसर आता है 83%, मतलब 82%। सही है। आगे चलूँ? चलो जी, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल इज, एक सैंपल चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, मतलब केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में, अगर मुझे एक सैंपल के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना हो, आइडेंटिफाई मतलब कौन है उस सैंपल के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन है, ये जो कौन कौन है, विच एलिमेंट या विच सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन इट, तो इस स्टडी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। अगर बात होती है कितने की, कि कौन कितना है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन में क्या होती है? वो क्वांटिटेटिव स्टडी है। ये कौन सी है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद है विच वन, ये जो विच वर्ड है इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगला, हाफ ग्राम मालिक्यूल, ये लफ्ज़ थोड़ा सा ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। हाफ ग्राम मालिक्यूल, ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? ग्राम मालिक्यूल से मुराद है मोल। ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? मोल। कौन सा मोल? हाफ मोल। कितना मोल? हाफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, हाफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, मतलब हाफ ग्राम मालिक्यूल से मुराद है हाफ मोल। ये सुन लें, ग्राम एटम, ये सुन लें, ग्राम, ग्राम ऑफ एटम नहीं, ग्राम एटम, याद रखें। ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम आइन, ये अल्फाज जब आ जाए इससे मुराद है, इनसे मुराद है, इनसे मुराद है मोल। इनसे क्या मुराद है? इनसे मुराद है मोल। कहते हैं हाफ मोल ऑफ H2SO4 किसके बराबर है? तो हाफ मोल H2SO4 बराबर है 49 ग्राम। यस, क्योंकि एक मोल H2SO4 का वजन कितना है? 98 ग्राम। 98 का हाफ कितना हो जाएगा? 49 ग्राम, है ना। और किसके बराबर है? 0.5 मल्टीप्लाई विद व्हाट? 98 ग्राम। यस, इसके भी बराबर है। जाहिर सी बात, जब मोल हाफ हो गई तो इनके अंदर पार्टिकल की तादाद भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 3.01 हो जाएगी। इससे मुराद आंसर क्या आ रहा है? आंसर है हमारे पास आल। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रही है आल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्वांटम नंबर्स फॉर एन ऑर्बिटल। कहते हैं एक ऑर्बिटल है, मालूम नहीं कि कौन है। एक ऑर्बिटल है, मालूम नहीं है कि वो ऑर्बिटल कौन है, बस सिर्फ आप लोगों को बोला हुआ है कि द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी द क्वांटम नंबर्स फॉर एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल है, उसके लिए क्वांटम नंबर की सेट क्या हो सकती है? क्वांटम नंबर तो आप लोग जानते हो, यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। शेल उसका 4 है और सब शेल भी, मतलब एल भी 4। नो, शेल और सब शेल बराबर नहीं हो सकते, मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासेस में, है ना। अच्छा, n इज इक्वल टू वट? 2, l इज इक्वल टू 3। नो, कभी मुमकिन ही नहीं है कि n छोटा हो और l बड़ा हो। नो 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 नो, l जो है मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा n से कम आ सकता है, कभी n के बराबर नहीं आ सकता। याद रखिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। n नेवर बी इक्वल्स टू, n नेवर बी इक्वल्स टू, l नेवर बी इक्वल्स टू, l कौन भैया? l नेवर बी इक्वल्स टू n और l नेवर ग्रेटर देन n, बल्कि l इज ऑलवेज लेस देन n। l की वैल्यू हमेशा n से कम आती है। उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? l इज इक्वल टू n-1, हमेशा एक नंबर कम आती है। अच्छा, n इज इक्वल टू
3, L इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। अगर n 3 है तो L2 भी आ सकती है, L1 भी आ सकती है, L0 भी आ सकती है। और m फिर किसका मोहताज है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर मोहताज है किसका? अज़ीमुथल का। तो अज़ीमुथल क्या आ रही है? -1 आ रही कि नहीं आ रही? बोले यार, क्या m -1 आ रही कि नहीं आ रही? यस, m क्या आ रही है? m आ रही है -1। तो इससे मुराद है कि ये बिल्कुल सही, ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल मुमकिन है। जब n 3 हो और L2 हो और m क्या आ रही हो? -1 आ रही हो, तो इससे मुराद है ये सही है। हाँ, इसमें अगले वाले में क्या गलती है? अगले वाले में क्या प्रॉब्लम है? n इज इक्वल टू 3 सही है, L इज इक्वल टू 1 L इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, आ सकता है। अगर n 3 है तो L 0 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, मगर 3 नहीं हो सकता। m इज इक्वल टू 3, नो 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 नो, m इज इक्वल टू -3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप L 0 ले रहे हैं तो m कभी भी L से ज़्यादा नहीं आ सकती, -3 नहीं आ सकती, 0 होना चाहिए था। तो द आंसर इज़ व्हाट? द आंसर इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबशन एनालिसिस इज डैश स्टडी। कंबशन एनालिसिस कौन सी स्टडी है? तो कंबशन एनालिसिस में हम क्या काम करते हैं? आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कंबशन एनालिसिस में हम क्या क्या काम करते हैं आप लोग जानते हो, यू नो वेरी वेल। आप लोग सब जानते हो माशाल्लाह, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप लोग सब जानते हो कि कंबशन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, इज डे स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी, बोथ। तो बोथ आंसर हैं, क्योंकि इसमें हम ये मालूम करते हैं कि कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। एक तो ये मालूम करते हैं ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये मालूम करते हैं। दूसरा हम ये मालूम करते हैं कि किन की परसेंटेज क्या है, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। मतलब हम इनकी क्वांटिटी भी मालूम करते हैं। तो क्वालिटेटिव स्टडी भी है कौन कौन मौजूद है, और क्वांटिटेटिव स्टडी भी है कि कौन कितनी मिकदार में है। अगला, CH, OH एंड HCl आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। याद रखिए, ये जो CH है, CH4 है, इसी तरह वाटर है उसमें HO है, इसी तरह हमारे पास HCl है। विच एटम्स इन दिस कंपाउंड्स डू नॉट यूज ऑल देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। कहता है इनमें से कौन से एटम है जिनके तमाम के तमाम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। कार्बन को तो लेते हैं, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाती हैं, कार्बन की तो लेते हैं। वाटर के, ऑक्सीजन के नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर बना रहा है तो 2 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, मगर 2 उसमें क्या है, लोन पेयर है। इसी तरह H और Cl, क्लोरीन भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं बना रहा, बल्कि 3 यहाँ पर लोन पेयर हैं। तो याद रखिए, एक ऑक्सीजन है जो सारे इलेक्ट्रॉन वो नहीं कर रहा, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे एटम है यहाँ पे जो अपने तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन नो, कार्बन तो कर रहा है, नो नो नो। कार्बन एंड हाइड्रोजन नो, कार्बन एंड यस, कार्बन हाइड्रोजन तो कर सकता है, कार्बन भी कर रहा है, डू नॉट यूज। अच्छा, कार्बन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, मगर हमसे वो मांग रहा है कि कौन नहीं कर सकता, कि कौन नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता वो बताएं। कार्बन तो कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, क्लोरीन नहीं कर रहा था, उसमें 3 लोन पेयर आ रही थी, और ऑक्सीजन नहीं कर सकता, उसमें 2 लोन पेयर आ रही थी। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं करता मगर कार्बन सारे करता है। वो कहता है जो नहीं करता, जो सारे इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करता, उनको मेंशन करे, तो वो कौन है? क्लोरीन और ऑक्सीजन है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस रिएजेंट व्हेन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन फॉर दिस रिएक्शन। ये देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है, कहता है इस रिएक्शन में आप मुझे
एक्सेस रिएजेंट बता दो, एक्सेस रिएजेंट, गौर करें बातों को। एक्सेस रिएजेंट बताएं कि एक्सेस रिएजेंट कौन है। जब 6 ग्राम हाइड्रोजन हो और 28 ग्राम नाइट्रोजन हो, तो चले जी यहाँ पर इस तरह के लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को मालूम करने के लिए मैं आप लोगों को क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं, आप लोग दूसरे टीचरों के साथ भी पढ़ चुके हैं, दूसरे एकेडमीज में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा, हमारे पास दो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। नंबर एक आपके ये जो क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं ये लाजमी है, ये मिकदारें, और एक मिकदार आप लोगों को कहाँ पे मिल रही है, बैलेंस इक्वेशन में। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोगों के पास क्या होते हैं, दो तरह की मिकदारें होती हैं, एक जो क्वेश्चन वाली है और एक जो बैलेंस इक्वेशन वाली है, और ये दोनों आपके काम आने वाली हैं। तो चलो जी, अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं, नाइट्रोजन के गिवन मोल्स फार्मूला क्या है, हम लिमिटिंग और एक्सेस को मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को मालूम करने के लिए वी यूज द फार्मूला ऑफ मोल रेशो। याद है मोल रेशो? मोल रेशो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मोल रेशो किसे बोलते हैं? मोल रेशो बोलते हैं कि गिवन मोल्स, क्वेश्चन मोल्स, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंस मोल्स, है ना। मतलब बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल्स हैं और गिवन आपको क्वेश्चन में कितने गिवन हैं, यहां से हम निकालते हैं मोल रेशो। और फिर इस मोल रेशो की मदद से जिसकी मोल रेशो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हम उन्हें एक्सेस पुकारते हैं, जिसकी मोल रेशो कम होती है हम उन्हें लिमिटिंग कहते हैं। तो आते हैं ज़रा अब नाइट्रोजन की भी मोल रेशो मालूम करते हैं और हाइड्रोजन की भी मोल रेशो मालूम करते हैं। आ जाए शाबाश, हमारे साथ रहिएगा। तो चले जी, ज़रा इन दोनों की क्या करते हैं, मोल रेशोस मालूम करते हैं। पहले नाइट्रोजन की हम, नाइट्रोजन का जो मोल रेशो गिवन है, कितने मोल गिवन है, 28 ग्राम। 28 ग्राम से मुराद है 1 मोल, सही है, 28 ग्राम से मुराद है 1 मोल। जबकि हमारे क्वेश्चन में या बैलेंस इक्वेशन में कितना, बैलेंस में कितना मोल गिवन है, वो भी 1 मोल। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। इससे मुराद इसकी नाइट्रोजन की मोल रेशो क्या आ गई, 1 आ गई। चलिए अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन की हम लोगों ने क्या करनी है, मोल रेशो मालूम करनी है। जब हाइड्रोजन की हम मोल रेशो मालूम करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम उठाए हुए हैं, 6 ग्राम। हेलो, गिवन कितने ग्राम्स हैं, 6 ग्राम हैं। 6 ग्राम से मुराद है 3 मोल हाइड्रोजन, है ना। 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से मुराद है 3 मोल हाइड्रोजन गैस ना, 3 मोल हाइड्रोजन गैस मालिक्यूल, है ना, 3 मोल बन जाएंगे। डिवाइडेड बाय हमारे पास बैलेंस इक्वेशन में भी कितने हैं, बैलेंस इक्वेशन में भी 3 आ रहे हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑल्सो इक्वल टू 1। इससे मुराद है कि ये जो वैल्यू आ गई मोल रेशो की, इन दोनों के बराबर आ गई। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जो उठाया गया है ये बिल्कुल इक्वल मोल रेशो के साथ उठाया गया है, इक्वल बैलेंस्ड। और जब बैलेंस उठाया गया हो तो उसमें ना कोई लिमिटिंग है ना कोई हमारे पास क्या है, एक्सेस है, सही है। तो हम बोलेंगे नो वन इज लिमिटिंग, नो वन इज एक्सेस, बिकॉज देयर मोल रेशोज आर सेम। और जब मोल रेशो की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट सेम अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में उठाई गई है। नो वन इज लिमिटिंग, नो वन इज एक्सेस। ओके है। अगला, कैलकुलेट द
calculate the percentage yield of sodium sulfate when 32.18 gram of sulfuric acid reacts with excess sodium hydroxide to produce 37.91 gram of sodium sulfate। सही है। कहते हैं क्या मालूम करना है हम लोगों ने मालूम करनी है भैया, हम लोगों ने मालूम करनी है परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। परसेंटेज यील्ड हम लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है जी। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना उठाया गया है, 32.18 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस इतना प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट, 37.9 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। द रिएक्शन इज गिवन, द रिएक्शन इज गिवन। हम लोगों ने यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो एफिशिएंसी मालूम करने के लिए भैया हमारे पास बहुत बेहतरीन इसकी एक न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें हमारे पास किसकी बात हो रही है। यहाँ पर चेक करें, ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग सब ध्यान दीजिए। इसको ज़रा हम यहाँ पर अपने समझते हैं इसको मुकम्मल अंदाज में। कितना हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 32 ग्राम है। कितना है, H2SO4 is what? H2SO4 is 32 grams. ओके है। और जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई हुई है इस रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट कितनी बनी हुई है, प्रोडक्ट बनी हुई हमारे पास वो है 37.9 ग्राम, 37.9 ग्राम मतलब 38 ग्राम। ये कौन बनी हुई है, ये बनी हुई है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कितने बनी है, 38 ग्राम। ओके है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग यूँ करते हैं, ये जो अमाउंट आपके पास आ गई है, ज़रा गौर फरमाइएगा, ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट, ज़रा सुन ले बॉयज़, ये टॉपिक थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के पास लेंथी है। ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम बोलते हैं, ये अमाउंट आप लोगों के पास, this amount is what? This amount is called the actual yield। ये इस रिएक्शन में उनको क्या मिला हुआ है, एक्चुअल यील्ड मिला हुआ है। सही है। और ये अब एक्चुअल यील्ड के बाद हम क्या मालूम करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। फिर जाके उसे हम क्या मालूम करेंगे, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड किससे आती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड से, है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्चुअल यील्ड तो हमें मिला हुआ है, मगर थ्योरेटिकल यील्ड फिलहाल ना मालूम है। उसको मालूम करते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे मालूम करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, H2SO4 आ रही है, एक मिल रही है किस साथ, एक्सेस, इसको तो छोड़ दें।
तो ये H2SO4 आ रही है और क्या बना रही है, सोडियम सल्फेट। ठीक है जी। तो कितना H2SO4 आ रही है, H2SO4 आ रही है, अगर हम देखें बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक H2SO4 और हमारे पास कौन आ रही है, सोडियम सल्फेट। क्योंकि जिस रिएक्टेंट के साथ बात की जाएगी हम प्रोडक्ट को उसी के मुताबिक निकालेंगे। सही, ये याद रखना। जिस तरह यहाँ पर किसकी बात की हुई है, H2SO4 की, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर लिया गया है एक्सिस। तो जो एक्सिस में हो हम उसको डिस्कस नहीं करते न्यूमेरिकल में या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन किससे मालूम की जाती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से, जो लिमिटिंग हो, जो मालूम हो। सही है। तो अगर मैं बैलेंस इक्वेशन को देखूं, बैलेंस इक्वेशन में कितनी आ रही है, 98 ग्राम्स आ रही है और क्या बना रही है, 98 ग्राम आ रही है और आपके पास बना रही है 96 प्लस 46, 142 ग्राम क्या बना रही है, सोडियम सल्फेट। ठीक है। अब वो क्वेश्चन के बारे में कहता है कि नहीं, अगर मैं आप लोगों को 98 की बजाय मैं सल्फ्यूरिक एसिड कितना दे दूं, 32 ग्राम्स, तो बताएं कि कितना सोडियम सल्फेट बनेगा। X बना तो इतना है, हकीकत में तो इतना बना हुआ है ना, एक्चुअल यील्ड तो इतनी है। वो कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड कितनी बनेगी, आप जरा थ्योरेटिकली मालूम करें, ताकि फिर हम थ्योरेटिकली को एक्चुअल के साथ क्या करें, डिवाइड कर सकें और एफिशिएंसी मालूम कर सकें। बनना कितना चाहिए हमें वो मालूम, मिकदार मालूम करनी है। सोडियम सल्फेट किसे बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने मालूम करना है। सही है। थ्योरेटिकल यील्ड हम लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो व्हाट वी गेट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 142 मल्टीप्लाई विद 32 डिवाइडेड बाई 98। ओके है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें किसके ऊपर, 98 के ऊपर। सही है। तो ये आपके पास आना चाहिए कितना, x इज इक्वल टू 46 ग्राम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 40। ये जो 46 ग्राम ये क्या, ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर दिया। क्या मालूम कर दिया, ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर दिया कि थ्योरेटिकल यील्ड ये इतना बनना चाहिए था। अगर मैं 32 ग्राम H2SO4 के मुताबिक देखूं तो कितना बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था, मगर इतना नहीं बना हुआ है। एक्चुअली कितना बना हुआ है, 38 ग्राम। कितना ग्राम, 38 ग्राम। तो ये आ गया आप लोगों का थ्योरेटिकल यील्ड और ये आप लोगों का आ गया कौन सा यील्ड, एक्चुअल यील्ड। कौन सी यील्ड, ये आप लोगों के पास आ गई है कौन सी यील्ड, एक्चुअल यील्ड। एक थ्योरेटिकल यील्ड है और एक कौन सी यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है। अब मुझे क्या निकालना है, इनसे निकालना है परसेंटेज यील्ड। क्या मालूम करना है, परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रही है, यहाँ पर जो एक्चुअल यील्ड है वो कितनी आई हुई, 38 ग्राम, और जो परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड है वो है 46 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो क्या आ जाएगी, 38 डिवाइडेड बाई 46, ये आपके पास आ रही है 82%। कितना परसेंट, 82% आपके पास क्या आ रही है, 82% आप लोगों का परसेंटेज आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आ रही है। तो कौन सा है,
82 से मुराद है कौन सा परसेंट? 80%। तो हमारे ऑप्शन कौन सी आ गई? 80% आ गई। सही है। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड मालूम करने का फार्मूला होता है और हमारे पास आंसर क्या गया? 80%। ठीक है जी। ये सवाल कब आया हुआ है? ये सवाल आया हुआ है हमारे एमडीकेट 2016 में ये कोई सवाल आया हुआ है। ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कौन सी बात सही नहीं है? इट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, यस ऑन बोथ साइड, बिल्कुल सही है, एटमों का सेम होना लाजमी है। इलेक्ट्रॉन ऑन सेम ऑन बोथ साइड, यस, इलेक्ट्रॉन का भी बैलेंस होना लाजमी है। इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल, नो, मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है। मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है। बराबर आ सकते हैं मगर बराबर आना लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल H2I2 इज इक्वल टू 2HI। तो कितने मालिक्यूल है रिएक्टेंट में? 2। कितने मालिक्यूल प्रोडक्ट में? 2। सही है, बराबर आ रहे हैं। ठीक है। मगर अभी देखिए N2 प्लस व्हाट? O2 टू फॉर्म N2O2। सही है। मतलब हमारे पास जो आ रही है कि कितने रिएक्टेंट मोल? 1 और 1 2, मगर हमारा प्रोडक्ट क्या बना? 1 मोल। याद रखिए मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है। तो इससे मुराद है हमारा ये जो ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये हमारा टारगेटेड ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है, एटमों का बराबर होना लाजमी है, इलेक्ट्रॉन का बराबर होना लाजमी है, प्रोटॉन का बराबर होना लाजमी है, मास का बराबर होना लाजमी है, मगर मालिक्यूल की तादाद का बराबर होना लाजमी नहीं है। बराबर आ भी सकते हैं, बराबर नहीं भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम? अगर क्लोरीन एटम के 2 मोल उठाए जाएं तो उसमें कितने क्लोरीन के एटम होंगे? तो दैट आंसर इज व्हाट? 2Na। आना 1 मोल में, 1 मोल क्लोरीन के एटमों में 1 Na होगा, और अगर मैं 2 मोल उठाऊंगा तो 2 Na बन जाएगी। 2 Na से मुराद है 12.04 ज़रबे 10 की ताकत 23। ठीक है जी। मतलब ये हमारा आंसर है 2Na। ओके है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन हमारे पास एमडीकेट 2020 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शंस आर काउंटेड एज अ बैलेंस रिएक्शन? इन रिएक्शनों में से कौन सा रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है? तो रिएक्शन बैलेंस होने के क्या चीज़ लाजमी है? एटमों की तादाद का बराबर होना। किसका? एटमों की तादाद का बराबर होना लाजमी है। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 4। नो, ये गलत है। कितने एल्यूमिनियम है? 4। कितने एल्यूमिनियम है? 4। ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 2 या 6। बिल्कुल सही है। इससे मुराद ये ऑप्शन हमारा बैलेंस है। ये ऑप्शन हमारा क्या है? बैलेंस है। ओके है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारे पास क्या आ रही है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मास इतना इज कंबस्टेड गिव कार्बन डाइऑक्साइड इतना, वाटर इतना। सही है। कहते हैं व्हाट इज द इट्स एम्पेरिकल फार्मूला? इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास एमडीकेट 2022 में आया हुआ है। तो जब आप लोगों को मास दिया गया हो तो पहले हम लोगों ने क्या निकालना है? पहले हम लोगों ने निकालना है इनसे परसेंटेजेस, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या मालूम करना? परसेंटेज मालूम करना। दूसरे स्टेप में मोल रेशो। तीसरे स्टेप में हमारे पास एटॉमिक रेशो, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, है ना। वो मांग भी रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं? हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जो वज़न हुआ हो उस वज़न से क्या मालूम करें? परसेंटेज मालूम करें कार्बन की और हाइड्रोजन की। तीसरे नंबर पे और ऑक्सीजन की।
अगर है तो ऑक्सीजन का भी मालूम करें, इनके परसेंटेज मालूम करें, फिर उसके पास मोल रेशो, फिर उसके पास एटॉमिक रेशो, और फिर उसके पास क्या क्या है, एम्फेरिकल फार्मूला है। तो कितने स्टेप आ गए, 3, 1, 2 एंड 3। आते हैं ज़रा इनको अप्लाई करते हैं, इन तीनों को। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार आई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो हमारे पास है 1.039 ग्राम। तो मैं लिखूंगा 1 ग्राम, 1.03 फिलहाल छोड़ दो, 1.1 ग्राम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास H2O कितना है, H2O आ रही है 0.6369। तो मैं बोलूँगा कितनी आ रही है, H2O आ रही है 0.64 ग्राम, ओके है। अच्छा, जब आप लोगों को मासेस दिए गए हों तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले मालूम करना है इनके लिए परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला क्या था, कार्बन का परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस में क्या था, याद है कि नहीं याद है? फार्मूला है 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई विद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए जी, 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई विद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 1 ग्राम, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 1 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.54 ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है 0.54 ग्राम, ओके है। अच्छा, तो यहाँ पर पुट करें 1 ग्राम कौन आई हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.54 ग्राम कौन आई हुई है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। कर ले ज़रा इसको, जब आप इसको हल करते हो तो हमारे पास आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, 0.2727, है ना। इसको अगेन डिवाइड करो किसके ऊपर, 0.54 के ऊपर, तो ये कितनी आ गई आप लोगों के पास, 0.54, ठीक है, मल्टीप्लाई करके किसके साथ, 100 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 50.50%। मतलब इसमें कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर 50.5% है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी आ रही है, हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, वाटर से, बोले यार किससे, वाटर से। तो क्या आ रही है, 1 क्या आ रही है, 2, कितने हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, कितने हाइड्रोजन है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना, पानी का मास कितना है, 18 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई कितना मास गिवन है वाटर का मास गिवन है 0.64 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 0.54 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 100। जब हम इसको हल करते हैं
तो हमारे पास क्या आ रही है, 2 डिवाइडेड बाई 18, इसका आंसर क्या आ गया, 0.1111, ओके है। मल्टीप्लाई करके किसके साथ, इसको अमल करें, जब इसको अमल करते हैं तो क्या आ रही है, 0.64 डिवाइडेड बाई 0.54, तो हमारे पास आ रही है 1.185, है ना। और मल्टीप्लाई करें किस साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी, द आंसर इज व्हाट, मल्टीप्लाई करें 0.111 मल्टीप्लाई विद 100, कितने आ गई इसकी, 13.167%। ये कौन आ गई, ये हाइड्रोजन की मकदार आ गई। अब इन दोनों को अगर हम जमा करें तो ये 100 के बराबर नहीं आ रहे, इससे मुराद यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। कौन मौजूद है, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी निकालते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का तरीका है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंबशन एनालिसिस में हम किस तरह निकालते हो, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो पुट करें 100 माइनस 13 को जमा करें 50 के साथ, जमा 50.50, तो ये कितनी आती है, ये आती है 63.66, ठीक है। अब 100 से माइनस करो 100 माइनस 63.66, तो कितनी आ रही है, 36.34% कौन है, 36.34% कौन है, 36.34% हमारे पास ऑक्सीजन है। ये किसकी मिकदार आ गई, ऑक्सीजन की मिकदार आ गई। समझ रहे हो, बातें समझ आ रही हैं। चले जी, मज़ीद सुन लें। अब हम लोगों ने क्या करना है, परसेंटेजेस निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेजेस के बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, ये तो स्टेप 1 था, स्टेप 1 हो गया परसेंटेजेस निकालने का। अब आना है मोल रेशो। मोल रेशो हम लोगों ने मालूम करनी है। दूसरा स्टेप, मोल रेशो, मोल रेशो मालूम करनी है। तो मोल रेशो मालूम करने के लिए हमारे पास क्या आ रही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके मोल रेशो मालूम करें। मोल रेशो किस तरह मालूम होती है, मोल रेशो का फार्मूला तो आप लोगों को पता है। मोल रेशो का फार्मूला है कि परसेंटेज, क्या, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। इसको अपने एटॉमिक मास पर क्या करो, डिवाइड करो, इससे क्या बन जाएगी, मोल रेशो बन जाएगी। तो कितना हमारे पास आया हुआ है, कार्बन कितना है, कार्बन की रेशो आई हुई है 50 डिवाइड में मास कितना है 12, कार्बन का मास कितना है 12। हाइड्रोजन कितना आया हुआ है 13.16 डिवाइडेड बाई कौन आ रही है 1। ऑक्सीजन कितना आ रहा है 36.34 डिवाइडेड बाई वाट, डिवाइडेड बाई 16। जब आप इनको डिवाइड करते हो तो इनके जो आंसर हमारे पास आते हैं 36.34 को डिवाइड करो किसके ऊपर, 16 के ऊपर, तो इसका आंसर आता है 2.27। ठीक है जी। अगला
हाइड्रोजन को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी, अगर हम हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, अगर हम हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 50.5 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 12 के ऊपर, तो कितनी आ रही है, 4.2 आ रही है ना। अब इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास आ गए मोल रेशोज, क्या आ गए भैया, मोल रेशो आ गई। अब मोल रेशो हमारे पास अगला जो स्टेप है वो क्या है, वो है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो से मुराद है कि इनको लीस्ट परसेंटेज पर, लीस्ट मोल रेशो पर क्या करो, सबके मोल रेशोज को लीस्ट मोल रेशो पर क्या करो, डिवाइड करो। तो जब मैं डिवाइड करता हूं 4.2 को किसके ऊपर, 2.2 के ऊपर, तो 4.2 डिवाइडेड बाई 2.2, द आंसर इज 2। इसका 2 आ गया, इसकी एटॉमिक रेशो क्या आ गई, कार्बन की 2 आ गई। और जब मैं हाइड्रोजन के 13 को डिवाइड करता हूं 2.2 के ऊपर, तो इसका आंसर आता है 6। कितना आ रहा है, इसके आंसर हमारे पास आ रही है 13 डिवाइडेड बाई 2.2। 2.2 पर क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास मिनिमम मोल रेशो, और मिनिमम मोल रेशो पर हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, सही है। तो इसका आंसर क्या आ रही है, 6 आ रही है। और अगर ऑक्सीजन को मैं देखूं क्या आ रही है, 36.4 आ रही है, डिवाइड करें किसके ऊपर, 2.2 के ऊपर, तो द आंसर इज व्हाट, 36.4 डिवाइडेड बाई 2.2 कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 16, क्या आ रही है, 16 है। ये हमारे पास क्या आ गई, दीज आर व्हाट, दीज आर दी एटॉमिक रेशोज, एटॉमिक रेशो आ गई। अब इन एटॉमिक रेशो को हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे किसके नीचे, कार्बन के नीचे 2, हाइड्रोजन के नीचे 6 और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे 16, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो इसे मुराद हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, नन आ रही है। क्या ऑप्शन है, नन ऑप्शन है। इनमें से कोई भी हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि इनकी रेशो काफ़ी डिफरेंट आ गई। हम लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर लिया, पहले परसेंटेजेस हम लोगों ने मालूम कर लिए, फिर मोल रेशो, ठीक है, फिर मोल रेशो, फिर हम लोगों ने एटॉमिक रेशो सब मालूम कर लिए। तो इनसे हमारा जो आंसर बना वो हमारे पास क्या आ रही है, नन आ रही है। तो द ऑप्शन इज व्हाट, द ऑप्शन इज नन। नेक्स्ट अगला सवाल, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। ये सवाल इस साल एंट्री टेस्ट में आया हुआ है, इसको देख ले प्लीज। ये हमारे पास आंसर इसका क्या है, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 27% कार्बन है और 73% ऑक्सीजन है। यस, ये आप लोग खुद मालूम कर ले, परसेंटेज फार्मूला तो आपको मालूम है। परसेंटेज फार्मूला क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड मास मल्टीप्लाई बाय 100, है कि नहीं है। यस, शाबाश। नेक्स्ट, 9 ग्राम ऑफ H2O contain how much oxygen, 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन, 0.8। तो याद रखिए अगर मेरे पास 9 ग्राम हो जाए
तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन 8 ग्राम हो जाएगी। क्यों, कैसे, मैं डायरेक्ट इसे कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं 18 ग्राम पानी को, देखो 18 ग्राम पानी को, 18 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन है, 1 मोल। मगर यहां पर तो 18 ग्राम पानी नहीं है, कितना ग्राम पानी, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम पानी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 ग्राम पानी के लिए जब पानी 9 ग्राम हो गई, हाफ हो गई, तो ऑक्सीजन का मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 16 की बजाय कितना आ जाएगा, 16 की बजाय 8 ग्राम आ जाएगा। ओके है। नेक्स्ट, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 AMU, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय Na 1.99। ये सारे ऑल ऑफ दिस, क्या भैया, ऑल ऑफ दिस हमारे पास क्या है, ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। आगे ले जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4। देखिए भैया, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये इसको ज़रा गौर कीजिए। हमें सल्फर एटम्स चाहिए किसके अंदर, 1.5 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर। तो ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को क्लास में भी गौर करवाया हुआ था, फोकस करवाया हुआ था कि अगर आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल के मोल दिए गए हों और उसके अंदर एटम मांग रहे हों, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मांग रहे हों, या उसके अंदर प्रोटॉन मांग रहे हों, या उस मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रॉन मांग रहे हो, तो फिर उनके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, बड़ा मशहूर फार्मूला, N = मोल मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद सिंगल स्पीशी, पढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो छोटे भैया पहले तो मुझे एक दाना H2SO4 का बताएं, एक सिंगल H2SO4 का। सिंगल H2SO4 में हमारे पास, सिंगल H2SO4 में कितने सल्फर है, एक है ना, एक H2SO4 में एक सल्फर है, मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद कितना मोल है, 1.5 मोल, 1.5 मोल। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई करें किस साथ, 1.5 के साथ, तो 1.5 आ जाएगी। 1.5 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 6.02 मतलब Na के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द आंसर इज व्हाट, 9.03 ज़रबे 10 की ताकत 23 सोडियम एटम मौजूद है 1.5 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर। इसका ऑप्शन कौन सही है, 9.03 इंटू 10⁻23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन एटम है, मालूम करने हैं 2 मोल ऑफ वाटर में, सेम वही फार्मूला है, सेम वही सब कुछ है। तो किस तरह मालूम करते हैं, N = कितने मोल है, 2 मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद कितने ऑक्सीजन है एक वाटर में, तो एक आ रही है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो क्या आ जाएगी, N = 2Na। कौन Na आ जाएगी, 2Na आ जाएगी। सही है। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलिए आगे चलते हैं मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 24 फिलहाल छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आ रही, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे हैज़ मिनिमम एनर्जी। किस एक्सरे की एनर्जी मिनिमम होती है, के अल्फ़ा एक्सरे, के बीटा एक्सरे, के गामा एक्सरे। के अल्फ़ा एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अगला, द सब शेल with maximum value of n+l value will have dash energy, high energy। जिस सब शेल की मैक्सिमम n+l वैल्यू होगी, n+l वैल्यू तो जानते हो, n से मुराद शेल और l से मुराद अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल।
जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यस, अगर मैं बोलूँ 2s और मैं बोलूँ 2p, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो 2s का आंसर 2 आता है और 2p का आंसर 3 आता है। तो किसकी वो एनर्जी ज़्यादा है, किसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है? 2p की। तो 2p हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी रखेगा। सही है, चले नेक्स्ट। Which among the following formation is not an example of covalent bond? Which among the following is not the example of covalent bond? कौन सा covalent bond नहीं है? covalent bond है क्या, याद है covalent bond? covalent bond से मुराद है जहाँ पर क्या हो, नॉन मेटल हो और नॉन मेटल हो, दोनों नॉन मेटल कनेक्ट हो। जब नॉन मेटल आपस में कनेक्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल हैं। कार्बन और फ्लोरीन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, दोनों नॉन मेटल है। मगर यहाँ पर लिथियम और फ्लोरीन है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। मतलब याद रखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, ये आयोनिक बॉन्ड है। सही है, ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। और ये कब आया हुआ है, ये MDCAT 2023 का क्वेश्चन है। A subshell with n is equal to 3, l is equal to 1 can accommodate dash electron। कहते हैं अगर एक सबशेल हो उसमें n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 1 हो, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? L1 से क्या मुराद है, L1 से मुराद है p, N3 से मुराद है थर्ड शेल, मतलब 3p की बात हो रही है। तो तीसरे से तो हमारा काम नहीं है, हमें तो सबशेल से काम है। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन MDCAT 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, द चार्ज टू मास वैल्यू of cathode ray is dependent upon gas use, metal use, both of them, none of them। तो इसका ऑप्शन है नन, क्योंकि कैथोड रे जो है, कैथोड रे मीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन कैथोड रे। याद रखिए कैथोड रेस की जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो कभी तब्दील नहीं होती और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज कभी तब्दील नहीं होता। तो याद रखिए वो ना गैस पर डिपेंड करता है ना मेटल पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगला, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.55 मिलीग्राम। यस, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.55 मिलीग्राम, या 0.55 इंटू 10⁻³ ग्राम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मिली बोलते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन? द आंसर इज नन, क्योंकि प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी। तो प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो कम है, ग्रेटर नहीं है इलेक्ट्रॉन से। याद रखें, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। कितने गुना, 1836 गुना, ये याद रखना। 1836 टाइम द चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अ कंपाउंड हैविंग 50% ऑफ सल्फर एंड 50% ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द एम्फेरिकल फार्मूला? एम्फेरिकल फार्मूला कितना होगा? तो इसमें 50% क्या है, सल्फर है, और 50% क्या है, ऑक्सीजन है। इसको आप लोग परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप लोग इससे क्या कर सकते हो, इसका एम्फेरिकल फार्मूला ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आप लोगों क्लासेस में इसका भी एक ट्रिक दे चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर हम इसको ज़रा हल करते हैं, ज़रा इसको हल करते हैं। हल किस तरह करते हैं, सल्फ़र की बात हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। परसेंटेजेस हमें गिवन है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनका निकालना पड़ेगा मोल रेशो। मोल रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द परसेंटेज बाय द एटॉमिक मास। तो सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना है, 32, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 50, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, है ना।
यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगी मोल रेशो। फिर मोल रेशो हम लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक रेशो। अब देखिए अगर आप लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते तो मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हमारे पास मोल रेशो मालूम होगी। मोल रेशो के बाद हम क्या मालूम करेंगे, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो किस तरह मालूम होती है कि जो इन दोनों में चेक करें, 50 डिवाइडेड बाई 32 और 50 डिवाइडेड बाई 16, इनमें से किसका आंसर छोटा आएगा, किसकी डिवीजन छोटी आएगी। 50 डिवाइडेड बाई 32, तो 50 डिवाइडेड बाई 32 का जो मोल रेशो ये कम आती है। मोल रेशो के बाद हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मालूम करने का तरीका क्या है, मोल रेशो को डिवाइड करो किसके ऊपर, मोल रेशो को डिवाइड करो लीस्ट मोल रेशो पर। किस पर, मोल रेशो को डिवाइड करो किसके ऊपर, लीस्ट मोल रेशो पर। तो हमारे पास सल्फर की कितनी आ रही है, मोल रेशो 32 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 32। ये मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब मोल रेशो से एटॉमिक रेशो बनाते हैं तो हम मोल रेशो को डिवाइड कर लेते हैं लोअर मोल रेशो पर। तो लोअर मोल रेशो किसकी है, सल्फर वाली आ रही है, ये लोअर वैल्यू है, तो हम लोगों ने इस पर डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन वाली का, ऑक्सीजन का क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है 50 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको भी डिवाइड करो किसके ऊपर, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कौन सी आ रही है, 50 डिवाइडेड बाई 32। जब मैं इसको काटूंगा तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे मुराद सल्फर 1 आ गई। और अगर मैं इसको काटूंगा इसकी मदद से तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगी, 2। इससे मुराद है सल्फर 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो कौन सा फार्मूला है, SO2। बीटा ऑप्शन सही है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास क्या बन गया, एम्फेरिकल फार्मूला बन गया इस मालिक्यूल का। ओके है। अच्छा, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज डेज टाइम हेवियर देन हीलियम। हीलियम के मुकाबले में नोबल गैस कितना, हीमोग्लोबिन कितना भारी है। तो हीमोग्लोबिन का मास कितना है, 68,000। इस 68,000 को क्या कर लो, 68,000 को डिवाइड करो 4 के ऊपर, क्योंकि हीलियम का मास 4 है। तो हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय हीलियम मास जब डिवाइड करते हैं, इसका आंसर इसका मास 4 है और इसका मास है 68,000, है कि नहीं है। जब आप इसको डिवाइड करते हो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 17,000 आ रही है। ये आपका एमडीके 2023 का क्वेश्चन है। अगला, द CH2 इज द एम्फेरिकल फार्मूला फॉर, CH2 इज द एम्फेरिकल फार्मूला फॉर मिथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। मिथेनॉल और लैक्टिक एसिड का एम्फेरिकल फार्मूला क्या है, CH2 है। दोनों का एम्फेरिकल फार्मूला CH2 है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम हैं। तो इसका आंसर आता है 6Na। कितना आंसर आता है, 6Na। किस तरह 6Na आता है, हाइड्रोजन एटम मालूम करने हैं। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, मैं आप लोगों को फार्मूला दे चुका हूँ, फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर कौन सा, फार्मूला नंबर 14 कौन सा है, N इज इक्वल टू N, N तो नहीं है, मास है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद व्हाट, सिंगल स्पीशी, है कि नहीं है। कितना मास गिवन है, 34 ग्राम, और अमोनिया का मोलर मास कितना है, 17 मल्टीप्लाई विद व्हाट, Na। कितने हाइड्रोजन है अमोनिया में, कितना हाइड्रोजन है एक अमोनिया में, एक अमोनिया में हाइड्रोजन है हमारे पास 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करो 2 आ जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करो किस साथ, 3 के साथ, और क्या आ जाएगी, Na। ओके है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6Na आंसर आ जाएगा। तो 6Na आंसर आना चाहिए, मगर यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रही है, आंसर नहीं है। तो इसका आंसर 6Na है। कौन सी Na, 6Na। और ये क्वेश्चन आपके पास ईटा 2020 का है, ईटा वालों का है कि पीके वालों का, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो आगे। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ 5 ग्राम मालिक्यूल, 5 ग्राम मालिक्यूल, 5 ग्राम मालिक्यूल। 5 ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है, 5 मोल। ये सुन लें, 5 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है क्या, 5 मोल। व्हाट इज द मास ऑफ 5 ग्राम मालिक्यूल, मतलब 5 मोल ऑफ वाटर। तो 5 मोल ऑफ वाटर का कितना वजन होता है, 90 ग्राम। कितना भैया,
90 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 37, द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 0.1 मोल ऑफ what ethanol, balance reaction is given, बैलेंस रिएक्शन इज गिवन। अच्छा, यहां पर कितने मोल वो दिया गया है, इथेनॉल की बात हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब में ऑक्सीजन की बात हो रही है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, कि मतलब इथेनॉल है, कौन है भैया, सुन ले, इथेनॉल है, किसके साथ रेशो की बात हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। अगर मैं बैलेंस इक्वेशन को देखूं, बैलेंस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस इक्वेशन को देखूं तो 1 मोल आ रही है, 3 मोल दरकार है ना। वो कहते हैं नहीं, अगर आपके पास क्या हो जाए, ये 0.1 मोल हो जाए, 1 की बजाय 0.1 मोल हो जाए, तो बताए कितना ऑक्सीजन दरकार होगा। तो ऑक्सीजन दरकार होगा 0.3 मोल। अब 0.3 मोल इसका क्या आ गया, मोल आ गया, मगर मोल नहीं, इसमें मास गिवन है। अब मल्टीप्लाई करो 0.3 को किसके साथ, 32 के साथ, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 9.6 ग्राम। कितना आ रहा है, 9.6 ग्राम आ रही है। ओके है, 9.6 ग्राम, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार आ गई, किसके लिए, 0.1 मोल इथेनॉल के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास आ रही है, क्वेश्चन नंबर 38 आ रही है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो 2 Na होंगे। अगर 1 मोल वाटर होगा तो 1 Na, उसमें 1 Na उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर आप 2 मोल कर दोगे तो क्या हो जाएगी, 2 Na आ जाएगी। ओके है, तो इसका ऑप्शन क्या आ रही भैया, 2 Na इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबस्ट 2.8 ग्राम ऑफ ईथीन। कहते हैं ऑक्सीजन कितना दरकार होगा अगर हम 2.8 ग्राम ईथीन को मुकम्मल ऑक्सीडाइज करें, है ना। ईथीन का फार्मूला क्या है, C2H4, C2H4 ये ईथीन का फार्मूला है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर मैं बैलेंस रिएक्शन को देखूं तो बैलेंस रिएक्शन में आप चेक करें, 28 ग्राम कौन है, 28 ग्राम ईथीन है, उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, 3 मोल। 1 मोल का मास है 32, दूसरे मोल का मास है 32, तीसरे मोल का मास है 32 मतलब कितने हो गए, 96, 96। इससे मुराद है 28 ग्राम के लिए 96 ग्राम क्या है, यूज हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ईथीन को 2.8 ले लूं तो कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी 9.6 इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अल्फा। कौन सा ऑप्शन आ रही है, अल्फा ऑप्शन आ रही है। ओके है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ वाटर। अगर मैं पानी के सब AMU ले लूँ, सब AMU, अगर मैं सब AMU वाटर ले लूँ, सब AMU, कहते हैं उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे, उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे। तो चलो जी, इसका आंसर ये है कि चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रही है, सब आ रही है, सब AMU, मगर एक वाटर का कितना है, 18 AMU। तो आपको पास कितने आंसर आ जाएगी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, इट्स अबाउट लाइक व्हाट
ये मतलब ये हमारे पास क्या जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आंसर, ये हमारे पास डेल्टा। कौन सा आंसर है, डेल्टा आंसर है। ये भी ईटा का क्वेश्चन है 2022 का, 2022 का। अगला 12 MU इक्वल टू डैश कार्बन एटम्स। 12 MU कितने कार्बन एटम के बराबर हैं? तो 12 MU जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के बराबर है। 12 MU जो है वो कितने कार्बन एटम के बराबर है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के बराबर है। अगला Z हैज़ इलेक्ट्रॉन्स 18 एंड न्यूट्रॉन 20। द सिंबल ऑफ Z इज, Z एक एटम है, सपोज करें Z एक एटम है, कितने Z एक एटम है, उसका एटॉमिक उसके इलेक्ट्रॉन कितने 18 हैं और उसके न्यूट्रॉन कितने 20 हैं। तो ये कौन है इन गिवन में से? इसके इलेक्ट्रॉन कितने 18 है ना, क्योंकि प्रोटॉन 18 है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 है। मगर इसके अगर हम न्यूट्रॉन देखें, 40 में से 18 निकाल दो तो कितने रह जाएंगे? 22। इसी मुराद इसकी न्यूट्रॉन 22 है और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके इलेक्ट्रॉन है 18। नो, ये ऑप्शन तो नहीं है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, मतलब 20 प्रोटॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। मगर नहीं, यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, +2। इससे मुराद कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इलेक्ट्रॉन रह गए 18। और कितने प्रोटॉन है? 20। कितना मास है? 40। 40 में से 20 निकालो तो कितने बच जाएंगे? न्यूट्रॉन बच जाएंगे हमारे पास 20। तो ये हमारा कि 20 न्यूट्रॉन हो और 18 इलेक्ट्रॉन हो, ये कौन है? ये हमारे पास कैल्शियम +2 आयन जो है, ये हमारा Z है। Z हमारा कैल्शियम +2 आयन है। ओके है। अगला बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज, ये आप लोगों ने याद रखना है, रटा करना है आप लोगों ने। 1.5 याद रखिए। बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन एटमों की, वो क्या है? वो 1.5 है। अगला हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सब शेल विद L = 1 ऑफ जिंक एटम। अगर जिंक एटम का आपके पास क्या हो? जिंक एटम हो, जिंक एटम के कहते हैं L = 1। देखिए शेल नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ सब शेल पूछा हुआ है। सिर्फ सब शेल, ये नहीं पूछा हुआ कि कौन से शेल का, बल्कि क्या पूछा हुआ है? सब शेल पूछा हुआ है। तो सब शेल जिसकी L की वैल्यू 1 हो, मतलब L की वैल्यू किसके लिए 1 है? P की। तो कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आंसर है 12। आंसर क्या है? 12। कैसे 12 है? ज़रा सुन लें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 है ना। ये जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और इसके 30 इलेक्ट्रॉन है। हमने पूरे कर दिए कि नहीं कर दिए? यस, हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। अब आप चेक करें, ये जो P है, चाहे 2p हो चाहे 3p हो, दोनों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से 2p या 3p नहीं पूछा है, हम लोगों से पूछा हुआ है P। तो P 2p आ रहे हैं जिंक में, एक 2p और एक 3p, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो 12 इलेक्ट्रॉन। ओके है। ये आपके MDCAT 2019 का क्वेश्चन है। अगला हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? n = 3, L = 1, m = 0। देखिए भैया, m की बात हो रही, m किसको ज़ाहिर करता है? ऑर्बिटल को। m = 0 या m = +1 या m = -1, तो उससे मुराद होता है जस्ट 1 ऑर्बिटल। जस्ट व्हाट? 1 ऑर्बिटल। सो मीन द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज C। द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज चार्ली। कौन सा आंसर आ रहा है? चार्ली हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अगला, एन एलिमेंट विद आइसोटोप्स। एक एलिमेंट है, उसके आइसोटोप है A 112 और B का मास है 110। हैव इक्वल परसेंटेज, इनका परसेंटेज बराबर है। परसेंटेज से बराबर से मुराद 50-50% है। ठीक है। इन ऑफ अबंडेंसेस हैज द एवरेज मास। तो इसका एवरेज मास कितना होगा? इसका एवरेज मास होगा हमारे पास कितना? 11,111 AMU। क्या होगा? 111 AMU होगा। कैसे? इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कौन सा फार्मूला है कि एवरेज मास का फार्मूला है कितना परसेंटेज? 50
और मास कितना है 10, 110, 110 है ना, फिर प्लस है। और अगले का क्या है, अगले का भी 50 मास है, 50% है, परसेंटेज 50 है, और मास कितना है 112, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने पे करते हैं 100 पे। जब अब इसका आंसर निकालो, आप लोग निकालो शाबाश, इसका आंसर आता है कितना 111 इसका आंसर आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या कौन सा आ रहा है, एवरेज आपके पास 111, एवरेज मास 111 आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगली, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो याद रखना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके पास है, टिन के पास। किसके पास है, टिन। तो टिन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ये भी हम देखिए 2024 का ही सवाल इस साल आया हुआ है, ठीक है। अगला नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहते हैं जो डिफाइनिंग फैक्टर फेवर इजी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनता है, तब जल्दी बनता है जब मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और नॉन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। मतलब मेटल स्ट्रॉन्ग हो देने वाला और नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग लेने वाला हो। एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो नॉन मेटल की, और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। तो जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। और जब नॉन मेटल की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड उतना आयोनिक होता है। तो कौन सा हमारे पास आ रही है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जी ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगला नाम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एमडीकेट 2022 का है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकाकार क्या था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकाकार था, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की मदद से बताया हुआ था, याद है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन से मुराद है, 14 इलेक्ट्रॉन से मुराद है बॉन्ड ऑर्डर 3। बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ये आप लोगों के एमडीकेट का क्वेश्चन है 2012 का, कि द बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लिथियम +1, हाइड्रोजन, हीलियम +1। याद रखिए लिथियम पर अप्लाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि लिथियम +1 है। हालांकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गए तो 2 रह गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर उस पर बोहर मॉडल अप्लाई नहीं होता। हाइड्रोजन में तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 थे, 1 निकाल दिया तो कितने रह गए, 1 रह गई। इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पर अप्लाई होती है, लिथियम +1 पर अप्लाई नहीं होती। लिथियम +2 पर होती है मगर +1 पर नहीं होती, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, एवरेज एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, एवोग्राम, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज वो तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर तो एवरेज का नाम लिखा गया, एवरेज जो है, एवरेज तो हम निकालते हैं किससे, रिलेटिव से। एवरेज को आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर नहीं करते, गलत है। अगला 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 एवोग्राम, ऑल ऑफ दीज। याद रखिए 1 MU किसके बराबर है, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 एवोग्राम के बराबर है। और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, 1.66 10 की पावर -24 या 27 आपके पास क्या रही, ग्राम। अच्छा, मैग्नीशियम हैज द एवरेज मास ऑफ 24.8। सपोज करें कहते हैं मैग्नीशियम जो है उसका एवरेज मास कितना है, 24.8 है। हैज़ 2 आइसोटोप्स, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। देयर रिलेटिव अबंडेंसेस आर, इनके रिलेटिव अबंडेंसेस हैं A 20% एंड B 80%। आइसोटोप A हैज़ द मास ऑफ 24, व्हाट विल बी द मास ऑफ आइसोटोप B। तो आइसोटोप B का मास कितना होगा, आइसोटोप B का मास होगा 25। कितना होगा, 25।
आइसोटोपिक का मास कितना होगा 25। किस तरह निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका आते हैं, ज़रा समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, बाकी बच्चों को अगर नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, कौन सी आ रही है, एवरेज मास कितनी आ रही है 24.8 आ रही है एवरेज मास। और हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं फार्मूला पूरा लिख लेता हूँ। एवरेज मास का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, m1 और हमारे पास क्या रही x1 क्या परसेंटेज है, सही है, प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, यही फार्मूला है ना। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर जो मास एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24.8 इज इक्वल टू कितना मास है, एक का मास है 24 और उसका मास, उसका परसेंटेज ना मालूम है। चले वेट कर ले। इसी तरह दूसरे का मास भी m2 ना मालूम है, x2 भी ना मालूम है। तो सुन लें, हम कहते हैं कि अगर इसके दो आइसोटोप हैं, एक का हमारे पास क्या आ रही है, क्या मालूम करना है हम लोगों ने, मास 2, एक का परसेंटेज हमारे पास क्या आ रही है, इसकी परसेंटेज आ रही है 20, अगले की परसेंटेज क्या आ रही है 80, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2480 बन जाएगा, सही है। और इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 24 मल्टीप्लाई विथ 20 कितनी आ रही है 480 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ 80, सही है। अच्छा अब इसको इस साइड पे ले आओ तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 2000, है ना, 2000 रह जाएगी, 480 ख़त्म हो जाएगी, इज इक्वल टू व्हाट, m2 और क्या आ रही है 80, सही है। अब 80 को नीचे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय व्हाट 80 इज इक्वल टू m2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 80। तो कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 25। तो कितना आंसर है, इसे मुराद ये जो m2 है, ये जो m2 मास जो ना मालूम है वो कितना मास है, वो मास हमारे पास कितनी आ रही है 25 आ रही, 25 आ गई। ये आपके ईटा 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा अगला, चूज द आइसोईस्टर्स। आइसोईस्टर्स तो जानते हो आप लोग, आइसोईस्टर्स, चूज द आइसोईस्टर्स। आइसोईस्टर उन्हें बोलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और एटम्स भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और एटम्स भी सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोईस्टर्स। इनके देखिए, इनके भी 14 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके भी 14 इलेक्ट्रॉन हैं, मगर इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 18 है, तो ये नहीं है, ये आइसोईस्टर नहीं है। इनके भी नहीं है बराबर, इनके 14 हैं, इनके भी 14 हैं, इनके भी 14 हैं, मगर इनके फिर एटम सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सेम है मगर एटम सेम नहीं है। इसमें सिलिकॉन में एक एटम है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एटम हैं, 2 2 2 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 14 और 14। अब गिन ले कितने आते हैं, 14 14 14। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बराबर है और एटम भी बराबर है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर हो और एटम बराबर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोईस्टर। तो ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा। ओके है। अगला एमयू, एमयू इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास या डाल्टन। तो इसका आंसर है आल। याद रखिए
ये जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था और बर्जेलियस ने दिया था, बर्जेलियस और जॉन डाल्टन ने। इसलिए डाल्टन ने इसका यूनिट का नाम रखा था डाल्टन। डाल्टन भी बोलते हैं या यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं या एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। तो आंसर कौन सा आ रहा है? आल। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, which of the following quantum number can distinguish between two electron present in the same orbital? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताती है? स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताती है कि एक को क्लॉकवाइज होना है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अच्छा, तो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को देखें, अगर हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को देखें, हाइड्रोजन एटम में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। कहां पर होता है? 1s1। कहते हैं अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके क्वांटम नंबर क्या आते हैं? मतलब कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ये बताना है। तो कौन से शेल में है? 1 शेल में है। यस। अजीमुतुल वैल्यू क्या है? 1 0 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू 0 है। मगर M2 आ रही, नो M2 नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि N2 नहीं है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में है। तो कौन सी आ रही है? शेल नंबर इज 1, अजीमुतुल वाली वैल्यू इज व्हाट? इज 0, मैग्नेटिक इज आल्सो 0। यस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये पहले शेल में है और एस सब शेल में है और एस ऑर्बिटल में है, और ये देखें, सही है। नेक्स्ट, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो फॉर, ये आप लोगों के एमडीके 2024 का क्वेश्चन है। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो फॉर, चार्ज टू मास रेशो अगर पॉजिटिव रे हो, अगर हम इनके पॉजिटिव रे बना लें, पॉजिटिव रेज अगर हम इनकी बना लें, खेनाल रेज बना लें, तो कौन हमें हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो देती है? जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होती है ना। तो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है भैया? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है? n is equal to 4, l is equal to 1, n is equal to 4, l is equal to 3, n is equal to 2, l is equal to 1, n is equal to 3, l is equal to 0। भैया सुन लें, यहां पर आप लोगों से शेल नहीं मांगे जा रहे, बल्कि शेल के अंदर क्या मांगे जा रहे हैं? शेल के अंदर मांगे जा रहे खास सब शेल्स। यहां पर किस सब शेल की बात हो रही? पी की, यहां पर भी पी की, यहां पर एफ की, यहां पर एस की, है ना। जानते हो ना यार, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? ओ लो मुझे सुनने वाले मखलूक, एल की वैल्यू 1 किसके लिए? पी के लिए है। एल की वैल्यू 0 किसके लिए? एस के लिए है। एल की वैल्यू 3 किसके लिए? एफ के लिए। तो हमारे पास सबसे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में आते हैं? फ्लोरीन में आते हैं, सॉरी एफ में आते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। एस में 2, पी में 6। तो कहां पर आते हैं? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज बीटा। कौन सा ऑप्शन है भैया? बीटा हमारा ऑप्शन है। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। X has the average mass of what? 50.2 AMU. Has two isotopes. A has the mass of 50 AMU and B is the mass of 51 AMU. What will be the relative abundance of isotope A? Isotope A का relative abundance कितना है? Isotope A का relative abundance कितना है? तो आंसर है क्या? 80%। और आंसर है क्या? 80%। किस तरह से होता है जरा देख लें, तवज्जो दे दें प्लीज। देखें, वो कहता है एवरेज मास कितना है? एवरेज मास है 50.2, है ना, ठीक है। कहता है इसके 2 आइसोटोप हैं, एक का मास है 50, अगले का मास है 51। सही है। कहते हैं इनके ये जो ए वाला ए जो लोअर मास रखता है, कहते हैं इसका क्या मालूम करें? रिलेटिव अबंडेंस मालूम करें। क्या मालूम करें? रिलेटिव अबंडेंस। तो चलो जी, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान दीजिए। रिलेटिव अबंडेंस क्या है? अगर इसकी रिलेटिव अबंडेंस मैं रख लूँ
मैं रख लूँ एक्स, मैं कहता हूँ इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, एक्स है, एक्स मैं इसे एक्स नाम दे रहा हूँ। तो इसके रिलेटिव अबंडेंस को हम क्या बोलेंगे, 100 माइनस एक्स ना। हाँ ना, ज़ाहिर सी बात है, दोनों का मिलकर 100% अबंडेंस आता है ना यार, आप लोग जानते हो, सब सुन लो, कितना आता है, 100% आता है। तो 100% में से अगर मैं एक्स वाले को निकाल लूँगा, मतलब ए का परसेंटेज निकाल लूँगा, तो मेरे पास किसका रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा बी का, है ना। अच्छा, तो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए है, एक्स है, तो बी के लिए कितना होगा, 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स है या नहीं है, बोले यार जी। अच्छा, तो आ जाए शुरू करें। फार्मूला क्या था एवरेज मास का, फार्मूला क्या था, एवरेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू व्हाट, एक्स ए, है ना, प्लस मास ऑफ बी इंटू व्हाट, एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, है ना, यही फार्मूला है ना। अच्छा, कितना मास था, मास था हमारे पास 50.2, और ए का मास कितना था, 50। एक अमोल फ्रैक्शन कितना है, अब रिलेटिव अबंडेंस कितना है, ए एक्स ए प्लस बी कितना आ रही है, मास ऑफ बी कितना आ रही है, 51, कितना आ रही है, 51 आ रही है, और इसकी क्या आ रही है, 100 माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100। इस सब को वहाँ पे ले जाओ तो क्या बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी, व्हाट, ये बन जाएगी हमारे पास 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 50-20, है ना, 50-20। अच्छा, अब इसको मज़ीद हल करें, इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, 50-20 इज इक्वल टू 50 एक्स ए, है कि नहीं है, प्लस कितने आ जाएगी, 51 सब आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस कितने हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 51 एक्स, है ना, ओके कि नहीं है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर ले आओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोले माइनस हो जाएगी। जब माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 51 सौ माइनस करो तो कितना बन जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 80, माइनस 80 रह जाएगा, इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 50 एक्स ए, और कितना जाएगा, माइनस कितना जाएगा, माइनस 51 एक्स ए, है कि नहीं है। इनको माइनस करो तो कितना रह जाएगा, माइनस 80 इज इक्वल टू वट, इनको माइनस करो 50 एक्स माइनस 51 एक्स, तो कितना रह जाएगा, माइनस 1 एक्स रह जाएगा, है कि नहीं है। इससे मुराद माइनस कट जाएगी, माइनस के साथ 1 कट जाएगी 80 के साथ, तो क्या बच जाएगा, 80% हमारे पास बच जाएगी क्या, एक्स ए। इससे मुराद है इससे मुराद है कि जो ए आइसोटोप है, ए आइसोटोप उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है 80%, है कि नहीं है, ओके है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, किसकी एनर्जी मैक्सिमम है, जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, जिसकी n+l वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। चले, इसकी क्या आ रही है, 4D, 4 + 2 क्या आ रही है, 6 आ रही है। इसकी 5s, इसकी 5 आ रही है, तो ये तो कम है, ये ज़्यादा है। 6s की क्या आ रही है, 6 + 0 कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 5p की क्या आ रही है, 5p की भी 6 आ रही है, दोनों के 6 आप कहते हैं किसकी मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये तो सबकी, ये तो 3 दाने हैं जिनकी n+l वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब जब n+l वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, फिर जिसकी n वैल्यू ज़्यादा होगी
जिसकी n वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो 6s की एनर्जी ज़्यादा है, 6s की एनर्जी ये ज़्यादा है। ये आपके MDCAT 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा, इरेगुलर शेप ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल इज, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने कितने सिस्टम पढ़े हुए? 2, एक ऑल आर बॉन्ड पेयर, दूसरा एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। इसको बोलते हैं इरेगुलर। तो इरेगुलर का शेप क्या है? बेंड शेप है। कौन सा शेप है? बेंड शेप है। 2021 का आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अगला, 1 डिबाई कितने किलोमीटर के बराबर है? ये तो आप लोग पढ़ते हो, सब आप लोगों को पता है। कितने के बराबर है? 3.34 × 10⁻³ किलोमीटर के बराबर है। सही है? ओके भैया, चलो जी आखिरी हिस्से की तरफ। अल बॉयज, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक? एन आइसोट्रोपिक से मुराद है नॉन डायरेक्शनल, और आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है? नॉन डायरेक्शनल। ये एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक से मुराद है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक 2019 में आया हुआ है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक करेक्टर, the decreasing order of ionic character of given bond is NH, CH, OH and HF is। तो आयोनिक करेक्टर को हम लोगों ने देखना है किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी क्या होगी? उतना आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा। और यहां पर बात कर रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर की, मतलब साथ में हम लोगों ने 2 काम करने हैं। एक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना है, साथ में हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्या होता है, क्या मुराद है? मतलब पहले वाले की बड़ी और आखिरी वाले की छोटी आती हो, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है? तो HF, यस HF ज्यादा आयोनिक किससे? NH से, ठीक है। NH ज्यादा आयोनिक किससे? CH से। CH ज्यादा आयोनिक OH से, नो, गलत है। CH लेस आयोनिक NH से, ठीक है। NH लेस आयोनिक किस चीज से? OH से, ठीक है। OH लेस आयोनिक किस चीज से? HF से, बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पर गलती ये है कि हमें ये तो बढ़ रही है, ये तो ताकत बढ़ रही है, हमें तो डिक्रीज चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो डिक्रीज चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मांगा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मांगा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन आ रही है? ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑर्डर, ये वैसे आंसर सही है मगर इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर इंक्रीजिंग है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। ये भी नहीं है। तो क्या आ रही है? HF ज्यादा है किस चीज से? OH से, ठीक है। OH ज्यादा आयोनिक है NH से, NH ज्यादा आयोनिक है CH से। इससे मुराद पहले वाली की बड़ी और आखिरी वाली की क्या आ रही? छोटी आ रही। सही है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इससे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक करेक्टर, मतलब HF का आयोनिक करेक्टर ज्यादा है और CH का आयोनिक करेक्टर कम है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड? कौन सा जोड़ा है जो आपस में आयोनिक बॉन्ड बना सकता है? कॉपर जिंक नहीं, क्योंकि कॉपर जिंक दोनों मेटल है। सोडियम पोटाशियम नो, क्योंकि दोनों मेटल है। एल्यूमिनियम कॉपर नो, दोनों मेटल है। पोटाशियम और ब्रोमीन यस, क्योंकि पोटाशियम मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या बनाती है? आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल? कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल है, मतलब उनके बॉन्ड, उनके शेप आपस में बराबर है। आइसोस्ट्रक्चरल से मुराद बराबर शेप। CH4 NH4, बिल्कुल सही है। CH4 और NH4 क्या है? दोनों हमारे पास AB4 टाइप है, और जब AB4 टाइप है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो उनका शेप भी क्या होगा? सेम होगा। मगर CH4 और NH4 सेम नहीं है, क्योंकि CH4 AB4 है और NH4 AB3E है। CO3 क्या है? AB3 है, और NH3 क्या है? AB3E है। तो ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? किन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है? किन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोले यार, सेम है? किन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मुराद बॉन्ड पेयर।
यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 है, नहीं हो सकता। यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 है, ये हमारे पास आंसर सही है। इसमें बॉन्ड पेयर, उन्होंने लोन पेयर नहीं बोला हुआ, उन्होंने बोला बॉन्ड पेयर जिनमें सेम हो, तो बॉन्ड पेयर इनमें सेम है। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है? 2। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है? 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है? 3। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बीटा ऑप्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NH4OH? NH4OH में कोलन भी मौजूद है, आयोनिक भी मौजूद है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मौजूद है। तो ऑल ऑफ दिस कैसे? आप लोग जानते हो कि NH4 का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है ना, और साथ में क्या आती है? OH। तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया कोऑर्डिनेटेटिव बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद? यस, तीनों बॉन्ड मौजूद है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है सही। ज्योमेट्री ऑफ विच मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकती? वेस्पर थ्योरी किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकती? ये भी आप लोगों के एमडीकेट का ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के एमडीकेट का ही क्वेश्चन है। एमडीकेट आप लोगों का, मैं साल भूल गया, ये एमडीकेट का ही क्वेश्चन है, ये मैंने पेपर से ही उठाया हुआ है। ओजोन का नहीं कर सकती, या वाटर का नहीं कर सकती, या बेंजीन का नहीं कर सकती, या ब्रोमीन का नहीं कर सकती। तो दिया हुआ है ऑप्शन ए चारों का नहीं कर सकती। क्या चारों को बयान नहीं कर सकती? नो, बयान कर सकती है। किन का नहीं कर सकती? जो डिलोकलाइज हो। तो कौन डिलोकलाइज है? ओजोन डिलोकलाइज मॉलिक्यूल है, डिलोकलाइज मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को वेस्पर थ्योरी बयान नहीं कर सकती। एक बेंजीन डिलोकलाइज है, वाटर क्या है? लोकलाइज है, और ब्रोमीन मॉलिक्यूल भी लोकलाइज है। तो जो लोकलाइज होते हैं उनको वेस्पर थ्योरी बयान कर सकता है, जो डिलोकलाइज होते हैं उनको वेस्पर थ्योरी बयान नहीं कर सकता। ये तो हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक में पढ़ा हुआ था। तो कौन कौन है? 2 और 4। 2 और 4 को कर सकता है, 1 और 3 को नहीं कर सकता। याद रखिए 1 और 3 जो है ये ओजोन है और बेंजीन है। ओजोन और बेंजीन दोनों डिलोकलाइज है और उनको वेस्पर थ्योरी बयान नहीं कर सकती। अगला, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज, 1 मोल प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? दैट इज 96,400 कूलम चार्ज। तो 96,400 कूलम चार्ज अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या आती है? 9.64 इंटू 10⁴ कूलम इसका आंसर है। ओके है, इसको आप लोग अगर ओपन करके लिखो तो ये किस तरह आती है? 96,400 कूलम आती है। किसके ऊपर? 1 मोल प्रोटॉन के ऊपर, 1 मोल प्रोटॉन के ऊपर, है ना। अच्छा, हाउ मेनी एंगुलर नोड्स आर देयर इन 6s? 6s में कितने एंगुलर नोड है? एंगुलर नोड वर्ड जानते हो? हम लोगों ने 2 नोड्स पढ़े थे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। कौन सा भैया? रेडियल नोड और एंगुलर नोड। हम लोगों ने कौन से पढ़े हुए थे? रेडियल नोड और एंगुलर नोड। याद है कि नहीं याद है? रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो याद रखिए जो एस है, जो कौन है? जो एस है, याद रखिए जो एस है, एंगुलर नोड एस का नहीं होता भैया। सुन लें इस चीज़ को सुन लें। एस का एंगुलर नोड 0 है, क्योंकि एंगुलर नोड किसके बराबर है? एंगुलर नोड बराबर है, आप लोग जानते हो एंगुलर नोड किसके बराबर है? एंगुलर नोड बराबर है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। एंगुलर नोड किसके बराबर है? एल के बराबर है। एल जानते हो किसे बोलते हैं? एल बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। एस के लिए अजीमुथल क्वांटम, कोई भी एस हो, 6s हो, 7s हो, जो भी एस हो, उसके लिए एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सही है। वो जो आप लोगों के ज़हन में है 5, वो 5 वाला आंसर नहीं है, वो रेडियल नोड है। रेडियल नोड 5 है, मगर यहाँ पर रेडियल नोड नहीं पूछा हुआ, एंगुलर नोड पूछा हुआ। तो एंगुलर नोड क्या आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि एस के लिए एंगुलर नोड 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है। वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ वाटर इज, 3 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होता है? 3 मोल वाटर। याद रखिए वाटर का मोल, मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया हुआ था क्लास में कि वाटर का जो मोलर वॉल्यूम है या जो वॉल्यूम है वो 18 ग्राम 18 ml के बराबर है। 22 4 नहीं है,
किसके बराबर है? 18 ml के बराबर है। जब 1 मोल पानी है तो 18 ml है, जब 3 मोल हो गई तो 54 ml के बराबर हो जाएगी, याद रखना। अच्छा, एनर्जी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम के लिए कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? तो वो हमारे पास है -kz² अपान n², -kz² अपान n²। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, है ना। ये भी आपका 2021 का सवाल है, क्वेश्चन है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये याद है इक्वेशन? यस, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन है मोज़ले लॉ का। मोज़ले लॉ ने ये बोला हुआ था कि जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी उस एटम से निकलने वाली एक्सरे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखेगी। ये मोज़ले ने बोला हुआ था, और इस पर मोज़ले का पीरियोडिक टेबल भी इसी की बुनियाद पर बना हुआ है। ठीक है जी, ये था हमारे डिस्कशन रिगार्डिंग दी व्हाट, रिगार्डिंग दी 3 चैप्टर्स जो हम लोगों ने प्रीवियस पेपर से आप लोगों के प्रीवियस पेपर से हम लोगों ने इनके सवाल उठाए हुए थे और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में, और मैं आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल में भी ऐड कर लूँगा। मुझे इस टिकटॉक नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना, व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर से आप लोगों को वहाँ से लिंक भेज दूँगा हमारे वो व्हाट्सअप चैनल का, जहाँ पे आप लोगों को तमाम तरह MCQs और तमाम तरह क्वेश्चंस और तमाम तरह वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे क्लासेस तक बुलाते जाएं। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे MCQs, बहुत अच्छे पेपर्स, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे अगर अल्लाह को मंजूर था। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।